नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसके पहले पार्ट में मैंने आपको अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को समझाया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको अर्थशास्त्र का अर्थ समझाया और आज मैं तीसरे पार्ट में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से घटक है और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से घटक हैं, इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं और इनके कौन कौन से घटक हैं, इन्हें समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो मेरा पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक रेखी डायग्राम के माध्यम से, लाइन डायग्राम के माध्यम से अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के तीनों के अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये क्या है। देखिए, हमने पहले भी ये समझा था कि अर्थशास्त्र के लिए आप दो बातें समझ सकते हैं। पहला कि ये आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान। अब ये भाई आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? अब सबसे मेन बात ये आती है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जीविका प्राप्त करता है, यानी लिववुड प्राप्त करता है या लाइववुड प्राप्त करता है, जिसे जीविका कहते हैं। या फिर मैं आर्थिक क्रियाओं को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई किसी भी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है अर्थशास्त्र। या फिर आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, कोई भी क्रिया पैसे में मेजरमेंट की जाती है। भाई सिंपल से आपको कोई वस्तु खरीदनी है, कोई वस्तु बेचनी है, तो कोई भी अर्थव्यवस्था में किसी भी आर्थिक क्रिया में आपने पार्टिसिपेट करना है, तो धन का तो विज्ञान है ही अर्थशास्त्र। क्योंकि धन का विज्ञान है, ऐसा कहा था एडम स्मिथ ने, जो कि आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं अर्थशास्त्र के। एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक माने जाते हैं, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों प्राचीन काल के कौन माने जाते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। प्राचीन काल का अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो धन का विज्ञान है दोस्तों अर्थशास्त्र। या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक मानवीय विज्ञान है, या हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक मानवीय विज्ञान है। क्या है दोस्तों? मानवीय विज्ञान है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। या आपसे मैं ये भी कहूं कि अर्थशास्त्र आखिर पढ़ा क्यों जाता है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के लिए आप दो बातें समझ लीजिए कि हमारे जितने भी संसाधन है, एक तो वो दुर्लभ है यानी सीमित है, और उन सीमित संसाधनों का क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है। तो ये मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था, वैकल्पिक प्रयोग। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है कि संसाधन दुर्लभता तथा चयन। अर्थशास्त्र की क्या है? विषय वस्तु कि संसाधन एक तो कम है और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग है, इसी के वजह से दोस्तों हमें चयन करना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है कि हम किसी संसाधन को किस काम में लगाएं और किस काम में ना लगाएं। इसी के कारण दोस्तों संसाधनों के आवंटन की समस्या उत्पन्न होती है देश की अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, मानवीय विज्ञान है। अब इसे मानवीय विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञान जैसा नहीं है कि आपने जो कारण आपने ये देखा कि भैया सिंपल सी बात है, सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ऐसा नहीं है। जो भी अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किए गए हैं सिद्धांत, जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा किए गए हैं, वो प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भूगोल,
जीव और रसायन विज्ञान की तरह सटीक नहीं होते हैं, उनमें त्रुटियां भी हो सकती है। वो कभी तो वो काम करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, तभी इसे मानवीय विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया। अब अर्थशास्त्र को स्तर के आधार पे या दो सबसे बड़े वर्गों में बांटा जाता है। तो एक है उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या एक मानवीय विज्ञान है जिसमें सीमित संसाधनों का बंटवारा, देखिए क्या दोस्तों, सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि, है ना, सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका था, तो ये तो बताने की कोई फायदा नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम समझेंगे कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये क्या होता है, और ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये क्या होता है। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप ये बात जानते हो कि अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक समस्याओं का विज्ञान, यानी आर्थिक समस्याएं जो एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं, आर्थिक समस्याएं, उनका समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाता है। किसके माध्यम से? अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो अर्थशास्त्र को दो बड़े भागों में बांटा जाए तो एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। एक है व्यष्टि, एक है समष्टि। अगर हम व्यष्टि की बात करें तो देखिए, अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का, आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मैं आर्थिक मुद्दे का हूं, आर्थिक समस्या का हूं या आर्थिक क्रिया का हूं, एक ही बात है दोस्तों। और आर्थिक क्रिया, आर्थिक समस्या, आर्थिक मुद्दे लोगों के या उस देश की सरकार के या वहां पे रहने वाले लोगों के आर्थिक पक्ष से संबंधित होते हैं, जो कि लोगों के रोजगार, लोगों की जीविका की वजह से होता है। दोस्तों, माफी चाहता हूं खांसी के लिए। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्या जो कि आर्थिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, और आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो कि सीमित संसाधनों से जुड़ी हो या जिससे एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, समष्टि की बात करें, तो देखिए इसमें भी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें भी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र की तो शाखाएं हैं ये। तो अर्थशास्त्र में ही आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मैं आर्थिक समस्या बोलूं, आर्थिक मुद्दे कहूं, आर्थिक मुद्दे कहूं, या मैं आर्थिक पक्ष कहूं, आर्थिक पक्ष कहूं, वहां के लोगों के रहने वाले, जो कि रोजगार और वहां के रहने वाले लोगों की जीविका से संबंधित होता है। तो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन होता है तीनों में। इसमें होता है दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पे, इसमें होता है व्यक्तिगत स्तर पर, और इसमें होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर होता है और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। अब व्यक्तिगत स्तर का मतलब क्या? देखिए, व्यक्तिगत स्तर का मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र की परिभाषा में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। अगर हम उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, इन तीनों का सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो, इसे माइक्रो कहते हैं ना, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत ज्यादा अंदर, उपभोक्ताओं की समस्या का अध्ययन, उत्पादक की समस्याओं का अध्ययन या किसी बाजार की समस्याओं का अध्ययन। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो देखिए, तीन बातें आप समझ लीजिए। उपभोक्ता,
उत्पादक और एक आता है बाजार। एक बाजार, एक उपभोक्ता लगा दो, एक उत्पादक लगा दो, या फिर एक बाजार, क्योंकि ये एक की बात करता है, एक बाजार। भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि में भी आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। जब हम उपभोक्ता, उत्पादक और समाज तीनों का अलग अलग आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं और सूक्ष्म लेवल तक जाते हैं, बहुत जड़ तक जाके हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, समाज या समाज का ही एक पार्ट होता है बाजार। क्योंकि बाजार क्या है, देखिए बाजार समाज का अंग क्यों है, क्योंकि देखिए ना आप समझिए, वहां पे उपभोक्ता भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, और वहां पे जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो भी उपलब्ध होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, आसपास की जो भी चीजें हो गई। तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, एक उपभोक्ता हो, एक उत्पादक हो या एक समाज हो, इन तीनों की सूक्ष्म लेवल पर, यानी सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल पर इनकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके इनके कारण तथा परिणामों को खोजकर इनका समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान दें कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सके, भाई हम ये प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं कि एक उपभोक्ता जिसके पास जो संसाधन है, जो कि उसकी आय जो कि सीमित है, कि वो सीमित आय का बंटवारा वो किस प्रकार करे कि वह अपने जीवन में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो ये हमें सुनिश्चित करता है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक उत्पादक अपने जो भी संसाधन होते हैं उसके, जिसे आप इनपुट कहते हैं, साधन एक प्राथमिक कारक होते हैं, एक द्वितीय कारक होते हैं, जिसे इनपुट कहते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। एक उत्पादक अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है? ये अपनी सीमित आय का बंटवारा किस प्रकार करे कि इन्हें अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। ये अपने सीमित साधनों का कैसा प्रयोग करे कि इनको अधिकतम लाभ मिल जाए। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर एक बाजार की बात करूं तो बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे हो? भाई कीमत का निर्धारण, अब बाजार भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है वस्तु बाजार, एक होता है वस्तु बाजार, जैसे कमोडिटी बाजार भी कहते हैं या साधारण बाजार, और एक होता है साधन बाजार, जिसे आप साधन बाजार या फिर कारक बाजार भी कहते हैं, जिसमें श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग बात करते हैं। ठीक है, जिसमें जितने भी साधन होते हैं प्राथमिक साधन होते हैं। प्राथमिक साधन जैसे कि पूंजी, भूमि, उद्गम, है ना, और द्वितीय कारक जैसे कच्चा माल। तो साधन बाजार, लेबर मार्केट, कमोडिटी मार्केट। भाई कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए? भाई सिंपल सी बात है दोस्तों, आप इसके चैप्टर ही देख लेना इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के, जो कि अभी सीरीज चली रही है, तो आप उसमें देखना हमें क्या पढ़ना है, उपभोक्ता और उसका व्यवहार, जिसमें हमें मांग का सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मांग का सिद्धांत पढ़ना है, तटस्थता वक्र को पढ़ना है, उपयोगिता को पढ़ना है कि भाई अपने संतुलन। फिर हमने पढ़ना है उत्पादक में क्या पढ़ना है हमने कि उत्पादक संतुलन कब प्राप्त होता है, आय का सिद्धांत होता है, भाई संप्राप्ति का सिद्धांत पढ़ना है हमने, लागत का सिद्धांत पढ़ना है, उत्पादन का सिद्धांत पढ़ना है। ये सब देखिए सिंपल, हम उपभोक्ता के स्तर पे भी सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं, इस पे भी, और बाजार, एक अधिकार बाजार, एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार, अल्प अधिकार बाजार, इनमें कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए। तो देखिए आप ये समझिए कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक मुद्दों या आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जब हम आर्थिक मुद्दों का या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं, केवल उपभोक्ताओं का अलग करते हैं, उत्पादक का अलग करते हैं, बाजार का अलग करते हैं, और बहुत ज्यादा डीप में करते हैं, तो वही कहलाता है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। और दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र को ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डीप में बात करता है, इसलिए मैंने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। अब भाई समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? बहुत ही सिंपल है समष्टि अर्थशास्त्र को समझना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है।
इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये समझिए, देखिए आपको व्यष्टि तो समझ में आ गया, अब समष्टि भी समझ लीजिए। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता, उत्पादक और समाज तीनों को सम्मिलित रूप से इनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। और मुख्य तौर से हम उपभोक्ता या उत्पादक या बाजार के हिसाब से नहीं लेते हैं, हम इसको तीनों को मिलाएंगे तो उपभोक्ता हो, समाज हो या बाजार हो, ये तीनों ही सामाजिक संस्थाएं हैं। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक निर्णय लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो समाज है, समाज यानी जनता, उस जनता के लिए दो चीजें सुनिश्चित कर पाए। पहली चीज की आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ा सके। आर्थिक समृद्धि दर, अब भाई आर्थिक समृद्धि दर क्या होती है? देखिए दोस्तों, आपने सकल घरेलू उत्पाद सुना होगा, जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर उत्पादित किया जाता है, यानी वस्तुओं की और सेवाओं की, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे डी का मतलब है डोमेस्टिक, डी का मतलब है डोमेस्टिक यानी घरेलू, जी का मतलब है ग्रॉस, पी का मतलब है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में दो चीज आती है, एक उपभोग, एक वस्तु आती है और एक सेवा आती है। तो दोस्तों, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसी जितनी बढ़ोतरी आती है, इससे बढ़ने की दर को ही लंबे समय, दीर्घ काल के लिए, जिसे जनसंख्या निष्प्रभावी ना कर सके, उसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि। तो पहला, क्योंकि ये जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर ये सारा काम करती है देश की सरकार। कौन करती है? देश की सरकार। भाई उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार, ये उपभोक्ता, ये जनता खुद, उपभोक्ता खुद निर्णय लेता है अपना आर्थिक, उत्पादक खुद लेता है और बाजार भी खुद ही निर्णय लेता है, ठीक है। बट समाज का काम जो करता है, क्योंकि एक देश की सरकार को जो चुनते हैं वो वहां के लोग चुनते हैं, जनता चुनती है। और जनता इसलिए चुनती है कि देश की सरकार उनका आर्थिक विकास करे, क्योंकि जब तक उनका आर्थिक विकास नहीं होगा दोस्तों, तो उनका सामाजिक या फिर राजनीतिक विकास भी नहीं होगा। तो देश की सरकार ये हमेशा निर्णय लेती है अपनी नीतियों को बनाते समय कि गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मतलब कि आर्थिक समृद्धि दर बढ़े। क्योंकि आर्थिक समृद्धि दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? उत्पादन को बढ़ा के। उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब पूंजी का ज्यादा प्रभाव, जब श्रम यानी रोजगार ज्यादा हो। क्योंकि देखिए, उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन के कारक बनेंगे। उत्पादन के कारकों में दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक है श्रम और एक है पूंजी। श्रम में वृद्धि करेंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनको आय प्राप्त होगी, और अगर उनको आय प्राप्त होगी तो वह अपनी निर्धनता से छुटकारा पाएंगे। तो आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाना एक देश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। न केवल आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, साथ में दोस्तों आर्थिक विकास भी करना। ऐसा नहीं है कि आर्थिक समृद्धि दर तो बढ़ रही है, बट सारा का सारा पैसा बड़े बड़े उद्योगपति लेके जा रहे हैं। बट देखने में तो लग रहा है कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, तो देखने में तो लोगों को लगेगा कि भारत तो तरक्की कर रहा है, बट उसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो कुछ ही लोग ले गए। तो ये भी सुनिश्चित करना कि ये जो आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही है, यानी कि वस्तु तथा सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि आ रही है, तो उसमें भागीदारी सभी वर्गों की हो। मतलब समाज की जो निचला तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी भागीदारी हो, ताकि आय का वितरण हो, यानी प्रति व्यक्ति आय। ऐसा नहीं कि केवल राष्ट्रीय आय ही बढ़े, ऐसा नहीं कि केवल देशी आय ही बढ़े या राष्ट्रीय आय ही बढ़े। नहीं दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का भी बढ़ना जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक दोस्तों आप ये समझ लीजिए, तब तक आर्थिक विकास नहीं होगा। क्योंकि जब तक समाज के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार, काम धंधा नहीं मिलेगा, तब तक उनका विकास नहीं होगा। तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है।
या फिर धन का विज्ञान है या फिर मानवीय विज्ञान है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर उपभोक्ता, उत्पादक या फिर बाजार की अलग अलग करके हम इनका अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है कि कैसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता को अधिकतम कर सके, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि को अधिकतम कर सके, कैसे एक उत्पादक अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अपने लाभ को अधिक से अधिक कर सके, अधिकतम कर सके, और कैसे एक बाजार अपनी कीमत का निर्धारण कर सके। वस्तु बाजार यानी एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, अल्प अधिकार और एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसे वस्तुओं का निर्माण हो। जो साधन बाजार होते हैं जहाँ पे श्रम की पूंजी, ये सारी चीजें होती हैं, यानी श्रम की पूर्ति होती है, श्रम की मांग होती है, वहां पे भी श्रम की क्या कीमत रहेगी, पूंजी, ब्याज, अगर पूंजी मिल रही है तो उसकी ब्याज की दर क्या रहेगी, ये सारी चीजें दोस्तों हम बाजार में करते हैं। जबकि समष्टि में अगर हम बात करें तो एक देश की सरकार यह निर्णय लेती है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अभी अर्थव्यवस्था क्या होती है ये थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको, पहले बहुत बार समझा चुका हूं मैं कि अर्थव्यवस्था किसी देश में की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रगति को बताती है, उनकी स्तर को बताती है कि वो आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं और किस लेवल की हैं। तो ये एक तरीके का अर्थशास्त्र क्या है, एक विचारधारा, और वो विचारधारा कहां पे इंप्लीमेंट की जाती है, वो होती है अर्थव्यवस्था। बहुत ही सिंपल है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे एक देश की सरकार जितनी भी नीतियां बनाती है, व्यक्तिगत नीतियां, कैसी भी नीति बनाती है, वो समष्टि आर्थिक नीतियां बनाती है तो वो ये निर्णय लेती है कि आर्थिक समृद्धि दर बढ़नी चाहिए, यानी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके लंबे समय तक, और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। तो आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके घटकों के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको ढंग से समझा सकूं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये सीरीज भी अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जो भी आप जिस स्कूल में हैं या जिस कॉलेज में हैं और जिनको सच में इकोनॉमिक्स समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उन विद्यार्थियों को ये वीडियोस मेरे जरूर दें और उनको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि दोस्तों कुछ बेनिफिट मुझे भी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक। पहले हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक की, फिर हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के घटक की। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ये मैंने आपको बता दिया। भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। अब हमें इसके घटक पढ़ने, महत्वपूर्ण घटक तो बहुत सारे घटक मतलब क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले इसका घटक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार या उपभोक्ता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों ये सिद्धांत है, सिद्धांत है, ये प्राकृतिक विज्ञान है, ये मानवीय विज्ञान है। सिद्धांत कहीं पे तो लगते हैं, कहीं पे इसके अपवाद भी होते हैं। दूसरा घटक है मेरे दोस्तों उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। तीसरा घटक है हमारा कीमत निर्धारण का सिद्धांत। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया अभी, भाई हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में
व्यक्तिगत स्तर पर यानी उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार तीनों की अलग अलग आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है अलग अलग स्तर पर। तो देखिए, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत में हम ये पढ़ते हैं कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी सीमित आय का उपयोग करके अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में दोस्तों हमें यह समझाया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता जिसके पास जो उसका साधन है, जो कि उसकी आय है, जो कि सीमित है, उस सीमित आय का वो किस प्रकार प्रयोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। और मांग का सिद्धांत भी इसी में पढ़ा जाता है कि मांग और उपभोक्ता के बीच में क्या संबंध है, मांग और कीमत का, एक वस्तु की कीमत और मांग के बीच में क्या संबंध है, सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही हम सूक्ष्म लेवल पर यानी माइक्रो लेवल पर हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद उत्पादक का व्यवहार हम कैसे समझते हैं कि उत्पादक किस प्रकार अपने सीमित संसाधन, जो कि उसके इनपुट्स हैं, ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक और जो द्वितीयक है, उन सीमित संसाधनों का प्रयोग वो कैसे करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। वो कैसे उत्पादन के प्रयोगों को उत्पादन कैसे करे, लागत किस प्रकार से वो कॉन्सेप्ट रखें, संप्राप्ति का कॉन्सेप्ट है, और वो किस अवस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीजें हमें उत्पादक व्यवहार के सिद्धांत में हमें पढ़नी है, जिसमें लागत आ जाएगी, संप्राप्ति आ जाएगी, उत्पादन आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर लास्ट में आपने इसी बुक के लास्ट में आप देखोगे तो आपको एक अधिकार बाजार, एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अल्प अधिकार बाजार, इनमें वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, बहुत सारी इनकी विशेषताएं क्या होती है, सब पढ़ेंगे। तो वो कीमत निर्धारण हो गया। तो ये प्रमुख घटक हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। अब बात करते हैं दोस्तों हम समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है संतुलित उत्पाद। यानी हम संतुलित उत्पाद, यानी जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, उसे हम संतुलित उत्पाद कहते हैं। तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, हम समष्टि अर्थशास्त्र में यही तो पढ़ते हैं कि संतुलित रोजगार, संतुलित उत्पाद कहां प्राप्त होता है, जहां पे एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होती है। पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। अपूर्ण रोजगार क्या होता है, त्रिपूर्ण रोजगार क्या होता है और पूर्ण रोजगार क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरी बात, हम इसका जो घटक है वो है हमारा अर्थव्यवस्था में स्फीतिक व अस्फीतिक। बच्चों, स्फीतिक अंतराल का मतलब होता है तेजी काल, अस्फीतिक अंतराल का मतलब होता है मंदी काल। अर्थव्यवस्था में स्फीतिक व अस्फीतिक अंतराल यानी गैप, अंतराल से संबंधित सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि भाई न्यून मांग क्या होती है, आदि मांग क्या होती है, न्यून मांग को कैसे ठीक करते हैं, आदि मांग को कैसे ठीक करते हैं, से संबंधित सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत है ये। सिद्धांत मतलब जो अर्थशास्त्रियों ने अपने जीवन से के अनुभव से जुटाए हैं। पर ये प्राकृतिक नियम नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी वर्ड देखो ना सिद्धांत, तो ये समझ लेना किसी व्यक्ति ने अपने लाइफ में जो सीखा और उसने जो एब्जॉर्ब किया अपने आसपास होते हुए, उसने जो लिख दिया उसे सिद्धांत कहते हैं, उसे प्रिंसिपल कहते हैं दोस्तों। तीसरा है जैसे गुणांक सिद्धांत, यानी जैसे भाई गुणांक जो है, यानी हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि निवेश में अगर थोड़ी सी वृद्धि करते हैं तो आय में उसके कई गुना वृद्धि होती है। निवेश में अगर हम थोड़ी सी भी कमी करेंगे तो कहते हैं, सिर्फ निवेश में अगर हम थोड़ी सी भी कमी करेंगे तो आय में भी कई गुना कमी हो जाएगी। तो इन आय और निवेश के बीच में क्या संबंध है,
ये हम पढ़ते हैं गुणांक सिद्धांत में। और राजकोषीय राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों को भी हम पढ़ते हैं। मौद्रिक नीतियां का सिद्धांत। भाई हमारे देश में अगर तेजी काल चल रहा होता है, मंदी काल चल रहा होता है, स्फीति का अंतराल चल रहा हो या अस्फीति का अंतराल चल रहा हो, न्यून मांग की स्थिति हो या आधी मांग की स्थिति हो, उन्हें हमें कैसे ठीक करना है। अगर हम राजकोषीय उपाय जो कि सरकारी बजट के माध्यम से होते हैं, मौद्रिक उपाय जो कि आरबीआई करता है, जैसे सीआरआर है ना, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे जो टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से एक देश की अर्थव्यवस्था में हम न्यून मांग, आधी मांग, स्फीति का अंतराल, अस्फीति का अंतराल, तेजी काल या मंदी काल को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। इसके बाद मुद्रा पूर्ति तथा साख, देखो मुद्रा पूर्ति तथा साख निर्माण। अब हम इसके बाद हम समस्या शास्त्र में ये भी पढ़ते हैं। सारे चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आपको, ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही, बट व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो इसलिए मैंने दोबारा से नई स्टार्ट कर रहा हूं कि मुद्रा पूर्ति तथा साख सर्जन का सिद्धांत कैसे होता है ना। तो आपको मैंने आज ये समझाया कि भाई मुद्रा पूर्ति, ये समझाया कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके प्रमुख घटक कौन से और इसके प्रमुख घटक कौन से हैं। लास्ट में बता देता हूं विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर तथा भुगतान शेष क्या होता है, भुगतान शेष। तो देखिए ये सारे पार्ट आप अगर सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट दे रखी है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।